इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीएससी में नियरली अबाउट प्रीलिम्स में 10 से 15 से 17 18 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से आते हैं प्रीलिम्स में, और जिन्हें बहुत ही इजीली किया जा सकता है। इंडियन पॉलिटी के लिए हमें केवल एक किताब फॉलो करनी है, वो है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत आती है। उसको अगर हम पढ़ते हैं तो पॉलिटी के कमोवेश ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं इंडियन पॉलिटी को कवर करूँगा, जिससे कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ ही साथ समय समय पे क्वेश्चंस भी पास्ट ईयर में जो भी आए हुए हैं उनको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पॉलिटी के क्वेश्चंस यूँ तो होते आसान हैं, बट हल्का सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। अप्रोच क्वेश्चन को कैसे करना है, उसका जो अप्रोच है वो हल्का फुल्का जानने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उनका अप्रोच क्या था, कैसे एक ट्रेडिंग बॉडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी रहती है। तो ये ब्रिटेन की क्वीन से एक चार्टर लेते हैं, एक रॉयल चार्टर साइन करते हैं कि ये इंडिया जब ट्रेड करने जा रहे हैं तो इनके अलावा कोई भी ब्रिटिश की प्राइवेट कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगी, और उसके बदले में ये लोग ट्रेजरी को, जो क्वीन की ट्रेजरी है, उसको जो भी पैसा ये अपनी तरफ से जो भी इनकी डील हुई हो, इनका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि केवल इनकी मोनोपोली रहे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन सेटल अप होने के बाद से रॉयल चार्टर इनको मिल जाता है। दे गॉट द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया और ट्रेड विथ इंडिया। यानी कि ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्वीन ने ये प्रॉमिस इनको किया कि ठीक है, अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपके अलावा कोई और प्राइवेट कंपनी ब्रिटेन से इंडिया के साथ ट्रेड करने नहीं जाएगी, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है। तो 1600 के आसपास ये इंडिया में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है, और उसके बाद स्टार्टिंग में ये ब्लैक पेपर, कॉटन, सिल्क, इन सब के ट्रेड ये करते हैं इंडिया के साथ। और धीरे धीरे क्या होता है कि इनका किंग्स के साथ, जो हर एरिया के अपने किंग हुआ करते थे, उनके साथ ये फ्रेंडली रिलेशन बनाते हुए और ये अपना ट्रेड करते रहे। इन्होंने मुगलों से भी बनाया, साउथ में भी इन्होंने सबसे बनाया, सबके साथ ये डील करते रहे। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये इंटरनल अफेयर्स में उस स्टेट के मैटर में एंट्री लेने लगे। ये इंटरनल अफेयर्स क्या हुआ कि कैसे पैसे के दम पे, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी थी, इनके पास पैसा था, तो ये इंटरनल अफेयर्स में भी एंट्री अपना लेने लगे। जब इंटरनल अफेयर्स में एंट्री लेने लगे तो नवाब ऑफ बंगाल, जो नवाब ऑफ बंगाल था सिराजुद्दौला, उसको इनका इंटरफेरेंस इतना पसंद नहीं आया। मैं अभी शॉर्ट में ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, बाकी मॉडर्न जब हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे तो वहाँ पे इसके डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल बंगाल के नवाब को इनका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता है, और बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, ठीक। इसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है, ब्रिटिशर्स यहां तो जीत जाते हैं, लेकिन ये एक तरीके से ब्लडलेस वॉर था। ये सीधा सीधा सरेंडर था। सिराजुद्दौला ने बिना खून बहाए ही सरेंडर कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूं। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर ने क्या किया कि इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को
एक ऐसी फीलिंग दे दी कि उनको इंडिया में कोई नहीं हरा सकता है। कैसे कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम, तीनों की कंबाइंड आर्मी को बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स हराते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हराती है 1764 में। बैटल ऑफ प्लासी भी उन्होंने जीता ब्रिटिशर्स ने, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स से डिनोट करूंगा, बैटल ऑफ बक्सर जो था ये एक्चुअल वॉर हुआ और ब्रिटिश आर्मी ने मुगल नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, तीनों की कंबाइंड आर्मी को हराया और अपनी माइटी को प्रूफ किया वहां पे। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में, जिसमें ये कहते हैं कि आज के बाद से दीवानी राइट हमारी हुई और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 जगह की दीवानी राइट जो है वो ब्रिटिशर्स 1765 में अपने नाम कर लेते हैं। दीवानी राइट क्या थी कि रेवेन्यू कलेक्शन। अब इनके पास ये राइट थी कि ये बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन 3 जगहों से ये अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। अच्छा, अब क्या होता है कि 1765 में इनको दीवानी राइट मिली। 1765 से 1772 तक कंपनी दबा के करप्शन करती है। करप्शन कैसा? प्राइवेट ट्रेडिंग करना, कंपनी के नाम पे लोग पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, दीवानी राइट इनको मिल ही गई है। तो ये एक तरीके से ये कहिए कि इन्होंने इतना ज़्यादा करप्शन कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि बैटल ऑफ बक्सर में था, रॉबर्ट क्लाइव जब लंदन गया तो उसने उस टाइम यूरो 23 मिलियन यूरो वो उस टाइम लेकर के ब्रिटेन गया था। इन्होंने इतना वेल्थ का प्लंडर किया इन्होंने उस बीच, और वो भी अनऑफिशियल। तो क्या होता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब स्टेज तो ये आ गई थी कि जो नवाब टर्म है, हम लोगों के यहाँ नवाब मतलब पैसे वाला, रईस, लेकिन ब्रिटेन में नवाब को डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज किया जाने लगा। मतलब चोर, जैसे कोई चोर होता है तो हम लोग यहाँ चोर कहते हैं, वहाँ पर कंपनी इतनी ज़्यादा अपने करप्टेड घोषित हो गई थी कि कंपनी के लोगों को वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो वहाँ के लोकल हुआ करते थे ब्रिटेन के, वो कहते थे कि ये तो नवाब है। तो नवाब वॉज यूज्ड एज अ डेरोगेटरी टर्म। इतना ज़्यादा इन्होंने स्थिति खराब कर दी थी करप्शन करके। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लंदन में ये लगता है कि इन लोग बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई चेक भी नहीं है, कोई नहीं जानता है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो जाए। इवन ये कंडीशन हो गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर हुआ करते थे उनके पास ब्रिटेन के बड़े बड़े अमीर लोगों से भी ज़्यादा पैसा हो गया, इतना पैसा। तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट ले आती है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774। अब रेगुलेटिंग एक्ट का क्या था कि ये अब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कंपनी के मैटर में इंटरफेयर कर रही है इंडिया में, और वो जो इंटरफेरेंस है दैट वाज थ्रू दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। यानी ये आज के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे रेगुलेट किया जाएगा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैसे? पहले तो वो पहला पॉइंट ये आता है कि गवर्नर ऑफ तीन प्रेसिडेंसीज थी,
एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक बंगाल, तीनों जगह के अपने अपने गवर्नर थे और तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 क्या कहता है कि गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे ये सबऑर्डिनेट होंगे अब से गवर्नर ऑफ बंगाल के, ठीक। और गवर्नर ऑफ बंगाल को आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। तो यानी कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को इसके सबऑर्डिनेट कर दिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप लोग जान रहे होंगे थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। दूसरा एक्ट ने क्या किया? दूसरा इसने यह किया कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक, ये 1773 है। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या इस्टेब्लिशमेंट होता है कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट बैठाया जाएगा, ठीक। और एलिजा इम्पे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ठीक है। तो पहला तो उन्होंने गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को सबऑर्डिनेट किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तीसरा, एलिजा एम्पे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। फिर उन्होंने क्या एक रेगुलेटिंग एक्ट में एक पॉइंट और डाला कि कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इस कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको रन करने के लिए, जैसे हर कंपनी को रन करने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको भी रन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। तो ये कहा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या कहा कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब कहां से कितना पैसा पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, कितना प्रॉफिट ये बना रहे हैं, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि ये कितना प्रॉफिट कर रहे हैं और ये अगर उस चीज का लेखा जोखा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे तो इनके करप्शन पर भी चेक होगा, रोक लगेगी। और इसी 1773 एक्ट के अगले पॉइंट में इन्होंने एक और लाइन ऐड की कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल किसी भी प्रकार का के प्राइवेट ट्रेड में नहीं पड़ेगा और ना ही किसी से कोई गिफ्ट लेगा। होता यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स को भेजती थी वहां पर कि आप जाइए, देखिए, नजर रखिए, और वहां पर ऑफिशियल्स पहुंच करके अपना ट्रेड स्टार्ट कर देते थे। और चूंकि वो, जैसे मान लीजिए कि जिले का डीएम है, उसको भेजा गया छत्तीसगढ़ में या कहीं फॉरेस्ट एरिया में, और वो वहां पर जा करके डीएम भी है और फिर उसके बाद से वो वहां पर लकड़ियों की तस्करी भी करने लगे। और भाई वो डीएम है तो वो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल भी करेगा, और वो खुद में एक अलग ट्रेडिंग अब शुरू कर दिया वुड की। तो उसी तरीके से ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो आज के बाद, मतलब इस एक्ट के लागू होने के बाद, कोई भी अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। न कोई प्राइवेट ट्रेड करेंगे, ना ही कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक प्रकार से पहला इंटरवेंशन था जहां पर कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की कोशिश की।
इसके बाद से फर्दर एक्ट्स आते हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, 1833 आया, जो कि हम लोग आगे की फर्दर स्लाइड्स में कंटिन्यू करेंगे। मैं इन स्लाइड्स के माध्यम से पूरी की पूरी पॉलिटी आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा विथ पास्ट ईयर्स दिस क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। तो आगे के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगली वीडियो के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट और भी आगे के जो जो एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आती है। थैंक यू।